सभी को नमस्कार। डॉक्टर GS रोहित जी, डॉक्टर अमर जैन जी और डॉक्टर इमराना जी, आपने मुझे वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सागर का ही मेरा जन्म है और मेरी अधिकांश शिक्षा सागर में हुई है और विशेष रूप से सागर विश्वविद्यालय से मैंने BSc किया, फिर जियोलॉजी में MTech किया और इसके बाद फिर मैंने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया, फिर पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर भाषा विज्ञान में PhD की। ऑलमोस्ट पूरी शिक्षा जो है सागर विश्वविद्यालय में हुई, इसलिए सागर मेरा घर है ऐसा मैं मानता हूँ। सागर मेरी कर्म भूमि है और सागर ने मेरे व्यक्तित्व को गढ़ने का काम किया है और इसमें सागर विश्वविद्यालय का सबसे ज़्यादा विशेष योगदान है। और आप सब लोग भी सागर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, इस नाते भी आपसे बात करके एक अपनापन लगता है। मैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पूर्व विद्यार्थी हैं, तो इसलिए मैं अपना वक्तव्य जो है कुछ इस प्रकार से फ्रेम करता हूँ ताकि कोई विशेष चीज़ें आपको कम्युनिकेट हो सकें। एक मिनट, ये कैमरा ऑन कर दें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो शिक्षा होती है उसमें 3 आयाम होते हैं। यदि हम परंपरा से भी देखते हैं, वैदिक परंपराओं से भी यदि हम देखते हैं, सनातन परंपराओं से भी देखते हैं, तो जो धाराएं हैं वो 3 प्रकार की धाराएं हमको देखने को मिलती हैं। एक धारा है जिसको हम लोग ज्ञान की धारा बोलते हैं, दूसरी धारा है जिसको विवेक की धारा बोलते हैं और तीसरी है जिसको विज्ञान की धारा कहते हैं। वैदिक काल में भी यदि हम देखें तो हमारा जो ऋग्वेद है उसको हम लोग ज्ञान के वेद के रूप में पहचानते हैं और जो अथर्ववेद और यजुर्वेद है और सामवेद है इसको हम लोग कर्म और उपासना के वेद के रूप में पहचानते हैं, जो विवेक की धारा से जुड़ता है। और इसके बाद अथर्ववेद है जो विज्ञान की धारा से संबंधित है। इसी को यदि आधुनिक टेक्सोनोमी में जाके देखते हैं, जो ब्लूम का टेक्सोनोमी है, तो ये जो ज्ञान विवेक विज्ञान की जो धाराएं हैं वो टेक्सोनोमी में इस तरीके से आती हैं कि ब्लूम करके एक बड़ा विद्वान हुआ है, उसकी टेक्सोनॉमी ही पूरी दुनिया में एजुकेशन कंटेंट को क्लासिफिकेशन करने में उपयोग आती है। तो उसमें एक डोमेन है जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन, जो संज्ञानात्मक है, जिसका संबंध ज्ञान के साथ है। दूसरा जो एरिया है ब्लूम की टेक्सोनॉमी में वो बिहेवियरल डोमेन है, जिसमें वो व्यवहार की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं, सामाजिक संबंधों की बात करते हैं। और तीसरा एरिया है जिसको साइकोमोटर कहते हैं। साइकोमोटर जो है, अभी AICTE जो है, जो देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की नियामक संस्था है, वो भी ब्लूम की टेक्सोनॉमी को जो है फॉलो करती है। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी का जो साइकोमोटर वाला जो डोमेन है उसका संबंध साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। तो इस तरीके से जब हम समझते हैं तो पता लगता है कि जो एजुकेशन का पूरा कंटेंट है, शिक्षा की जो संपूर्ण प्रवाहमान धारा है, उसमें 3 धाराएं हैं। जैसे त्रिवेणी होती है ना, तो ऐसा मान सकते हैं कि ये शिक्षा की त्रिवेणी है, जिसमें ज्ञान भी है, विवेक भी है और विज्ञान भी है। और इसी को यदि हम जीने के साथ जोड़ के देखते हैं, मानव के जीने के साथ, तो मानव के जीने के भी 3 डोमेन होते हैं। एक डोमेन है जिसको बौद्धिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें हम समझने समझाने का काम करते हैं। दूसरा डोमेन है जो शिक्षा का क्षेत्र है, जिसको जिसको सीखने सिखाने का क्षेत्र कहते हैं, और वो बौद्धिक के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र भी होता है। तो पहला बौद्धिक क्षेत्र है, दूसरा सामाजिक क्षेत्र है और तीसरा जो है व्यवस्था संबंधी क्षेत्र है या प्राकृतिक क्षेत्र है। प्राकृतिक क्षेत्र में हम उत्पादन करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में हम संबंध को पहचानते हैं और संबंध पूर्वक जीने का प्रयास करते हैं। यदि हम संबंधों में जी पाते हैं तो हम सुखी होते हैं, नहीं तो संबंध में जी नहीं पाते हैं तो हमारे दुख और पीड़ा का कारण बनता है। तो मैंने ये बताया कि जो परंपरा को यदि हम देखते हैं, सनातन परंपरा को, तो उसमें ज्ञान विवेक विज्ञान है। टेक्सोनॉमी में यदि देखते हैं तो बिहेवियरल डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है, यानी ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में क्लासिफिकेशन है। और यदि मानव के जीने के आयाम के रूप में देखते हैं
तो मानव के जीने का एक बौद्धिक आयाम है, एक सामाजिक आयाम है और एक आर्थिक आयाम है या व्यवस्था संबंधी आयाम है। इस तरीके से यदि इन तीनों की शिक्षा होती है और तीनों में समन्वय होता है तो मानव जीने में सफल होता है। और यदि इन तीनों में फ्रेगमेंटेशन होता है तो आदमी को जीने में जो है वो संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि आदमी को समझ के साथ जीना होता है। इसलिए अपनी बौद्धिकता को प्रखर बनाना होता है। यदि उसकी बौद्धिकता में समझदारी नहीं है, बौद्धिक क्षेत्र में समझदारी नहीं है, तो वो जीने में सामाजिक नहीं हो पाता है। तो उसका जो जीना है समझदारी के बिना होता है। और जब समझदारी के बिना आदमी व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में जीने का प्रयास करता है तो असफल होता है। तो इसलिए समझदारी ही विवेक के रूप में सामाजिक क्षेत्र में उतरती है। और जो मानव का सामाजिक क्षेत्र है वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के रूप में संबंधों की पहचान, संबंधों में जीने के रूप में होता है। यदि संबंधों में विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह रहता है, एक दूसरे के साथ कर्तव्य दायित्व निर्वाह के अर्थ में जीना होता है तो संबंधों में सुख होता है, नहीं तो संबंधों में दुख हो जाता है और इसलिए संबंध टूट जाते हैं। जैसा आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में डाइवोर्स के रेट बढ़ रहे हैं। इस समय हिंदुस्तान में डाइवोर्स का रेट 15% के आसपास है। यूरोप के देशों में यदि देखते हैं तो वो 50% को क्रॉस कर गया है। और धीरे धीरे लोगों की विवाह में अरुचि हो रही है, क्योंकि व्यक्तिवादी जीवन आ रहा है और उसके कारण से सामाजिकता का ह्रास हो रहा है। सामाजिकता का ह्रास ही इंस्टीट्यूशनल ह्रास होता है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो राज्य का इंस्टीट्यूशन हो, शिक्षा का इंस्टीट्यूशन हो, बिना संबंध के नहीं चल सकता है। इसी प्रकार से परिवार का इंस्टीट्यूशन भी जो है टूट रहा है, सोशल इंस्टीट्यूशन भी टूट रहे हैं। यानी जो सामाजिक क्षेत्र है वो ठीक से शिक्षा के माध्यम से सामाजिकता में जीने की जो समझ है वो विकसित नहीं हो पा रही। तीसरा जो क्षेत्र है जिसको लेकर आज यहाँ पर चर्चा भी होने वाली थी कि पढ़ने के बाद जो है क्या करें, कौन से जॉब मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकारी नौकरियां और जो कारपोरेट में नौकरियां हैं उनकी तो बहुत सीमा होती है। मुझे लगता है कि जो जितने विद्यार्थी इस देश में पढ़ते हैं उनमें से 5% विद्यार्थियों के लिए भी कारपोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं है। इस स्थिति में जो इंटरप्रेन्योरशिप है, जिसको हम लोग स्वावलंबन की शिक्षा कह सकते हैं, तो स्वावलंबन के रूप में शिक्षा व्यवस्थाओं को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि स्वावलंबन के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्वावलंबी बना सकते हैं और इसके लिए सरकार भी जो है विचार कर रही है। यदि हम एनईपी को देखते हैं तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में इस साल जो एनईपी आया उसमें सरकार ने क्या किया है, इन तीनों बातों को एक साथ जोड़ने का काम किया है, जिसको मैंने कहा कि ज्ञान, विवेक और विज्ञान, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि कॉग्निटिव, बिहेवियरल और साइकोमोटर, तीनों की शिक्षा को शामिल करने का काम किया है। और इसलिए स्कूली शिक्षा में आने वाले समय में व्यवहार का शिक्षा अनिवार्य हो जाएगा और उसके साथ व्यवसाय की शिक्षा अनिवार्य हो जाएगी। और इसलिए जो स्कूली शिक्षा है उसमें अभी केवल ज्ञान को ही हम लोग दे रहे थे, और वो भी ज्ञान सूचना के रूप में दे रहे थे। जो सूचना के रूप में जितने भी एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं, जैसे बेसिक एकेडमिक डिसिप्लिन जिसको हम लोग कहते हैं कि फिलॉसफी है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंसेस हैं और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बेसिक डिसिप्लिन्स हैं। इन्हीं सोशल साइंस से ढेर सारे एकेडमिक डिसिप्लिन्स निकलते हैं। तो इसमें जो हम लोग शिक्षा दे रहे थे उसमें मूल रूप से सूचना वाला पक्ष था, समझ वाला पक्ष नहीं था। बल्कि ये भी देखने को मिलता है कि जैसे सोशल साइंसेस को जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर होते हैं वो जिस तरीके के सिद्धांतों को, सूचना को विद्यार्थियों को देते हैं, उन सिद्धांतों से खुद भी असहमत होते हैं और उनके जीवन में वो सिद्धांत जो है परिलक्षित नहीं होते हैं। तो इससे पता लगता है कि जो सूचना है वो समझ नहीं है। तो सूचना और समझ जो है इसमें अंतर है। सूचना यदि समझ का हिस्सा बनती है तभी वो जीने में प्रमाणित होती है। आदमी के जीने को यदि हम समझने जाते हैं, आप सब लोगों को इस बात को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि शिक्षा से हमको नौकरी मिल गई या हम व्यवसाय हो गया और हम पैसा कमाने लगे तो हमको जीना आ गया, जबकि ये सच्चाई नहीं है।
हमको जीना बिल्कुल अलग चीज़ है और नौकरी बिल्कुल अलग चीज़ है। नौकरी से जो पैसा मिलता है उससे हम भरण पोषण कर सकते हैं, परिवार का अपना, है ना, अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण कर सकते हैं, शरीर का पोषण और संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन नौकरी से या पैसे कमाने से आपको संबंधों में जीना आ जाएगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप संबंध में जी जाएं, जो आपकी परंपरा से, परिवार परंपराओं से आपने सीखा होगा, उस विधि का अनुसरण करके आप परिवार संबंधों में जी लें, जिसको अपन सामाजिक क्षेत्र कहते हैं। आपका परिवार जो है सामाजिकता में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे दे, आपका समाज जो है राष्ट्रीयता में कुछ कंट्रीब्यूशन दे दे, आपका राष्ट्र जो है मानव जाति के लिए कोई योगदान कर दे, है ना। यदि ये संबंध की समझ होती है तो सामाजिकता का विकास होता है, और जब सामाजिकता का विकास होता है तो सामाजिक जीवन में सुख शांति और संतोष आता है, अभय आता है। क्योंकि जब तक असामाजिकता होती है तो सामाजिक जीवन में भय रहता है। जहाँ जहाँ जिस भी इलाके में, क्षेत्र में, देश में, प्रदेश में, है ना, यदि भय फैलता है, भय कब फैलता है? जब हमको संबंधों में विश्वास नहीं होता है, संबंधों में अविश्वास रहता है। उस भय के कारण से, भय का जो मूल कारण है वो असामाजिकता है। तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वो शिष्टतापूर्ण दृष्टियों का विकास होता है। जबकि हम लोग जिस शिक्षा से निकले हैं उसमें व्यवहार का शिक्षा ना होने के कारण से हमको संबंधों में जीने की, सामाजिकता का निर्वाह करने की, राष्ट्रीयता में जीने की, राष्ट्र के साथ अपना योगदान देने की जो समझ है, वो समझ हमको नहीं मिल पाई। जैसा अभी मैं अपने पुलिस अधीक्षक, उप निरीक्षक या अधीक्षक महोदय को सुन रहा था, पारस जी शायद नाम है उनका, पारस सैनी जी, है ना। तो मैं उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ कॉलेज में इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती थी जिनके माध्यम से उनको बहुत कुछ, पराग सैनी शायद, है ना, पराग सैनी जी, तो एनएसएस की होती थी, तो उससे कुछ चीज़ें सीखने को मिली सामाजिक क्षेत्र की। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों को शिक्षा को इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और शायद भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति जो है लेके आए हैं, उसमें उन्होंने ज्ञान, विवेक, विज्ञान को बौद्धिक, सामाजिक और व्यवसाय के क्षेत्र को इंटीग्रेट करने का, एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन का जो है ना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ये एक बात हुई। यदि शिक्षा में इनमें से कोई भी चीज़ का अधूरापन होता है, वह अधूरापन जीने में आता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी शिक्षित हो जाता है और वो स्वावलंबी नहीं बनता है, स्वावलंबी नहीं बनता है तो इसका मतलब है उसकी ज़िंदगी में अधूरापन रहता है। यदि उसमें सामाजिकता की समझ विकसित नहीं होती है तो वो पढ़ा लिखा विद्वान तो हो सकता है, लेकिन उसको हम कहेंगे कि विवेक शून्य होता है, क्योंकि उसको अपने संबंधों में, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ जीना नहीं आता है, संबंध का निर्वाह करना नहीं आता, संबंध बनाना नहीं आता है, और उससे क्या है, सामाजिकता का विकास नहीं होता। और जिस भी शहर में या जिस भी देश में सामाजिकता का विकास नहीं होता है, उस शहर में या उस देश का विकास नहीं हो पाता है, वो विकास में पिछड़ जाता है। क्योंकि जो बड़े काम होते हैं वो सामाजिक शक्तियों से ही संपन्न होते हैं। यदि सामाजिक रूप में हम एकत्व को पाते हैं, हम संगठित होते हैं, तभी हम देश में, दुनिया में, समाज में, है ना, परिवार में कुछ बड़े काम कर पाते हैं। जैसे कोई परिवार टूट जाते हैं फिर वो बड़े काम नहीं कर सकते। यदि परिवार संगठित रहते हैं तो वो बड़ा काम कर सकते हैं, वो सामाजिकता का निर्वाह कर सकते हैं, सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, और उस तरीके से सामाजिक जीवन को सफल बना सकते हैं। इसी प्रकार मैंने कहा कि यदि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि शिक्षा केवल उपाधि अर्जित करने के लिए, हमने डिग्री ले ली और डिग्री के माध्यम से हमको नौकरी मिल गई, लेकिन हमारे अंदर समझ विकसित नहीं होती है। और ज़्यादातर तो ये भी देखने को मिलता है कि एमए पीएचडी करने के बाद जो है, यदि नौकरी में उस शिक्षा का उपयोग नहीं होता है तो जो भी कुछ हमने पढ़ा होता है 15-18 साल, वो सब हमारी स्मृति से गायब हो जाता है। क्योंकि जो सूचना होती है वो सस्टेन नहीं करती है, जो सस्टेन करने वाली चीज़ है वो समझदारी है। तो शिक्षा समझदार बनाए, समझदारी की तरफ प्रेरित करे, बच्चे को रटने की तरफ प्रेरित ना करे। यदि ऐसा होता है तो समझ विकसित होती है, और वो जो समझ है वो जीने में प्रमाणित होना चाहिए।
मतलब समझदार व्यक्ति ही समझदारी पूर्वक अपने परिवार में जी सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जीने की जो समझ है उसी को विवेक कहते हैं। जिसमें जीने की समझ नहीं है वो विवेक शून्य व्यक्ति है। और उसी प्रकार से जो व्यक्ति शिक्षित होता है, यदि वो स्वावलंबी नहीं बन पाता है, स्वावलंबी का मतलब है कि वो अपने परिवार के भरण पोषण के लायक आवश्यकता से अधिक वस्तु का उत्पादन या अर्थोपार्जन नहीं कर पाता है, उस स्थिति में भी उसमें दुख होता है, पीड़ित होता है और वो अपने को उपेक्षित महसूस करता है। इसलिए तीनों क्षेत्रों को हमको समझने की आवश्यकता है। ये एक बात है। दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि मानव के जीने को समझने जाते हैं तो मानव का जीना, जैसा मैंने कहा, 5 आयाम में होता है। एक हमारी इंडिविजुअल लाइफ होती है, दूसरी फैमिली लाइफ होती है, तीसरी सोशल लाइफ होती है और चौथी नेशनल लाइफ होती है। हम जिस देश में पैदा होते हैं उस देश के साथ हमारे कुछ कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, तो नेशनल लाइफ होती है। और पांचवी जो है, क्योंकि हम मानव हैं इसलिए एक इंटरनेशनल लाइफ भी होती है, जिसको हम लोग मानवीयता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं, है ना। तो इन 5 आयाम में मानव जीता है। इन पांचों आयाम में जीते हुए मानव के लक्ष्य को पहचाना जा सकता है। जैसे इंडिविजुअल लाइफ में मानव का लक्ष्य होता है समाधान को पहचानना। यदि हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम नासमझी के साथ जीते हैं, यानी समाधानित नहीं रहते, समस्याग्रस्त रहते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में जो लक्ष्य होता है वो समाधान होता है। पारिवारिक जीवन में जो लक्ष्य होता है, समाधान के साथ समृद्धि होती है। यदि परिवार में आवश्यकता से अधिक नहीं है, आपके पास रोटी कपड़ा मकान की कमी है, उस स्थिति में आप अभावग्रस्त होते हैं और फिर दुखी पीड़ित उपेक्षित होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को आवश्यकता की समझ नहीं होती है और इसलिए वो वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं। ये एक दूसरे प्रकार की नासमझी है, क्योंकि जो वस्तुएं आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं करती और वस्तुएं घर में संग्रहित होती हैं, वो समस्या को पैदा करती हैं। इसलिए जो जैन दर्शन है वो असंग्रह की बात करता है। असंग्रह का मतलब ये नहीं होता कि दरिद्रता में जीना। असंग्रह का मतलब है शरीर की पोषण संरक्षण के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उससे अधिक का भाव होना, उसको असंग्रह करें। असंग्रह समृद्धि है, असंग्रह जो है दरिद्रता नहीं है। संग्रह जो है वो दरिद्रता है, क्योंकि संग्रह करने वाला संग्रह करता ही तब है जब उसको कोई कमी लगती है। जैसे कोई आदमी 10 लाख रुपए कमा लेता है, उसको लगता है कि अभी हमको 50 लाख और कमाना है, इसका मतलब 40 लाख का अभाव है उसके अंदर। कोई 1 करोड़ कमाता है, उसको लगता है 5 करोड़ कमाना है, इसका मतलब 4 करोड़ का अभाव है। तो यदि हम आवश्यकता को नहीं पहचान पाते हैं तो हम संग्रह में पड़ जाते हैं। संग्रह से वस्तुओं का संग्रह करते हैं, मुद्रा का संग्रह करते हैं। मुद्रा और वस्तुओं का संग्रह जो है आदमी के लिए समस्या पैदा करता है और कई बार जिसको हम लोग अमीरी गरीबी की खाई कहते हैं, उस रूप में भी ये विकसित होता है और समाज में समस्या को पैदा करता है। तो इसलिए हमको परिवार के साथ, परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना होता है, जिसको हम समाज कहते हैं। समाज का लक्ष्य क्या है, यदि हम इसको पहचानने के लिए जाते हैं तो समाज का जो लक्ष्य है वो समाधान समृद्धि अभय है। यदि परिवार समाज में भय है तो आदमी जी नहीं सकता है। चाहे कोई बड़ा प्रोफेसर हो, कोई बड़ा पैसे वाला हो, यदि उसके आसपास के इलाके में भय व्याप्त है तो वो सुखी नहीं रहता है, वो डरा हुआ रहता है। डरा हुआ आदमी जो है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। तो इसलिए सुख के लिए जरूरी है कि सामाजिक वातावरण का विकास हो, मैत्रीपूर्ण भावनाएं जो है, मैत्रीपूर्ण वातावरण जो है बने, सब लोग एक दूसरे के साथ सहयोग पूर्वक जी सकें। यदि ऐसा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये समाज का लक्ष्य है, अभय को स्थापित करना। सामाजिकता का जो उद्देश्य है वो अभय को स्थापित करना होता है। इसी प्रकार से राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र क्या करते हैं, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र का जो उद्देश्य है वो सह अस्तित्व होता है। हर राष्ट्र में जितने भी धर्म जाति संप्रदाय मत पंथ के लोग हैं, स्त्री पुरुष आदि जो भी हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ये सब लोग सह अस्तित्व विधि से जी सकें, इसके लिए नीतियों का निर्धारण करना, इसके लिए वातावरण का निर्धारण करना जो है राष्ट्र का काम होता है। ये तो इसलिए राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र का जो लक्ष्य होता है वो सह अस्तित्व होता है। जैसे भारत की जो विदेश नीति है वो सह अस्तित्ववादी विदेश नीति है, जिसको हम लोग को एक्जिस्टेंस भी बोलते हैं। तो यदि हर देश अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए अपनी अपनी प्रजा के साथ, अपनी अपनी जनता के साथ जो है सुखपूर्वक रहता है
और परस्परता में, यानी जो पड़ोसी देश हैं या दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके साथ सह अस्तित्व विधि से जीता है, तो दुनिया में युद्ध नहीं हो सकता है, तो दुनिया में द्वेष नहीं हो सकता है, राष्ट्रों के बीच में द्वेष नहीं हो सकता है। इसलिए सह अस्तित्व एक लक्ष्य है। तो मानव का जीना 5 स्तर पे होता है: व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीवन। और जो मानव का लक्ष्य है वो समाधान है, समृद्धि है, अभय है, सह अस्तित्व है। जिसमें से मैंने कहा कि जो समाधान है वो व्यक्तिवादी लक्ष्य है, समाधान के साथ समृद्धि जो है वो परिवार का लक्ष्य है। यदि समाधान के साथ समृद्धि है तभी परिवार में सुख शांति होती है। इसी प्रकार, आवाज आ रही है ना मेरी? अच्छा, थैंक यू। तो इसी प्रकार मैंने कहा कि जो सामाजिक जीवन, जो सामाजिक सोशल लाइफ होती है, उसका पर्पस होता है अभय, अभय को स्थापित करना। क्योंकि यदि जहाँ भी जिस भी जगह पे भय होता है वहाँ पे सामाजिकता नहीं होती, असामाजिकता ही अभय को पैदा करती है। और यदि भय है तो मानव सुख से नहीं रह सकता है, शांति से नहीं रह सकता है। जब तक भय है तब तक उसमें संतोष नहीं आता है। तो इसलिए सुख शांति संतोष से जीना है तो समाधान समृद्धि अभय को स्थापित करना होता है। और ये काम जो है शिक्षित लोगों का ही है। शिक्षा संस्थाएं ही ऐसे वातावरण का निर्माण करती हैं। और मैंने कहा कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीवन है उसमें सह अस्तित्व लक्ष्य होता है। सभी लोग साथ साथ इस धरती पर जी सकें, अनंत काल तक जी सकें। न केवल मानव जी सके, मानव के साथ जो जीव संसार है, प्रकृति है, वो भी सह अस्तित्व विधि से जी सके। ऐसी नीतियों का निर्धारण करना जो राष्ट्रीय चरित्र है, राष्ट्रीय नीति होना चाहिए, जिससे सह अस्तित्व पूर्वक जो है सभी मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो शिक्षा का लक्ष्य क्या हुआ? तो शिक्षा का लक्ष्य जागृति हुआ। यदि वो जागृत करती है तो जागृति का मतलब क्या है? यानी वो समझदार संपन्न बनाती है, वो विवेकशील बनाती है और उसमें उत्पादन करने की क्षमता का विकास करती है, उसमें विनिमय करने की क्षमता का विकास करती है। क्योंकि जो वस्तु उत्पादित होती है उसका विनिमय होता है, जिसको हम लोग आज की भाषा में बाजार कहते हैं। यदि हमको उत्पादन और विनिमय ये 2 चीज़ें आती हैं तो हम कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि सब लोग शिक्षा से अपेक्षा कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम पढ़ लिख जाएं तो हमको नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलेगी तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि नौकरियां हैं ही नहीं। कोई भी राज्य जो है एक बहुत सीमित संख्या से ज़्यादा नौकरियां नहीं दे सकता है ना। यदि पूरे कारपोरेट्स को भी देख लें, जितना भी प्राइवेट सेक्टर है इसको भी यदि जोड़ लें, तो भी जितने लोग शिक्षित होते हैं उसका 10-20% को ही जॉब मिल सकता है। इसलिए सभी लोगों को यदि रोजगार से जोड़ना है तो उनको उत्पादन से जोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने सरकार से बहुत सारे अलग अलग समितियों में अलग अलग पॉलिसी मेकर्स के साथ चर्चा करते हुए ये कहा है कि व्यवसाय की शिक्षा को आप अनिवार्य करिए, ताकि 12वीं तक पढ़ने वाला जो बच्चा है कम से कम उसको 10-12 प्रकार के कौशल स्किल आना चाहिए, ताकि वो अपना रोजगार कर सके। यदि उसको सरकार में नौकरी नहीं मिलती है, कारपोरेट में नौकरी नहीं मिलती है, तो वो समाज पे, परिवार पे बोझ ना बने। वो परिवार व्यवस्थाओं में भागीदारी करके जो है अपने स्किल का उपयोग करके अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और यदि ये स्नातक शिक्षा तक भी कुछ स्किल्स को हम सिखा देते हैं तो उसमें कुछ स्किल्स में वो पारंगत हो जाए कि जब भी कोई ऐसा अवसर उसके जीवन में पैदा हो तो वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। और इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। ऐसा हम लोग इस पर विचार करते हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी देश जो है वो समाधान को पा नहीं सकता है। क्योंकि बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है तो लोग, सरकारें भी जो है एक आश्वासन दे देती हैं कि हम 1 करोड़ जॉब पैदा करेंगे, 2 करोड़ जॉब पैदा करेंगे, है ना। तो हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है कि समाज से ज़्यादा राज्य पे निर्भर होते जा रहे हैं, है ना। जबकि राज्य का काम नहीं है, राज्य का काम तो सह अस्तित्व का है, नीतियों को बनाने का है, विधान को बनाने का है, संविधान के अनुरूप जो है विधि विधान को बनाने का है, उसके आधार पे क्रियान्वयन करने का है। तो ये जो स्वावलंबन का काम है, जिसको मैंने कहा कि यदि व्यवसाय शिक्षा में जुड़ता है तो स्वावलंबी समाज हम तैयार कर सकते हैं।
और स्वावलंबी समाज में हर हर व्यक्ति जो है वो रोजगार संपन्न प्रतिभा के साथ, योग्यता के साथ जो है शिक्षा संस्थाओं से निकलेगा। यदि ऐसी कोई संभावना का हम विकास करते हैं तो ये बेरोजगारी जैसी महामारी से हम जो है मुक्ति पा सकते हैं। मुझे लगता है कि जो भी शिक्षा से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और एक जिम्मेदारी की जगह पर पहुंचे हैं, उन सब का दायित्व होता है कि शिक्षा को इस दृष्टिकोण से संपन्न किया जाए ताकि विद्यार्थियों के अंदर ज्ञान विवेक विज्ञान जो है वो आ सके, क्योंकि ज्ञान विवेक विज्ञान ही सभ्यता संस्कृति विधि और व्यवस्था का आधार होता है। आदमी का जो जीना है, मानव जाति का जीना सभ्यता संस्कृति में होता है, विधि और व्यवस्था के साथ होता है। विधि और व्यवस्था पूर्वक समाज में निर्णय लेने की विधि होती है। जैसे हम पंचायत में निर्णय लेते हैं, जनपद पंचायत में निर्णय लेते हैं, जिला पंचायत में निर्णय लेते हैं, विधानसभाओं में निर्णय लेते हैं, है ना, लोकसभा राज्यसभाओं में निर्णय लेते हैं। तो ये निर्णय लेने की जो विधि प्रक्रिया है उसको उसको कहते हैं विधि व्यवस्था का क्षेत्र। और जो मानव का जीने का क्षेत्र है वो संस्कृति सभ्यता का क्षेत्र होता है। संस्कृति का मतलब होता है समझदारी और सभ्यता का मतलब होता है सामाजिकता में जीने की समझ, जिसको विवेक कहते हैं। यदि आदमी को जीने की समझ है तो हम कहते हैं वो सभ्य है। यदि उसको जीना नहीं आता, वो परिवार में लड़ता है, झगड़ता है, द्वेष करता है, हिंसा करता, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट कचहरी करता है ना, उसको अपन असभ्य बोलते हैं। असभ्यता का मतलब है कि हमको पारिवारिक जीवन में संबंधों में जीना नहीं आता। हम अपनी पत्नी से, बच्चों से, परिवार में के अन्य सदस्यों से, भाई बहनों के साथ जी नहीं पा रहे, मित्रों से नहीं जी पा रहे, पड़ोस के साथ नहीं जी पा रहे, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ नहीं जी रहे हैं, लड़ाई के साथ रहते हैं, द्वेष के साथ, गुस्से में रहते हैं, हिंसा की प्रवृत्ति के साथ रहते हैं, ये सब असामाजिक लोग हैं। और ये असामाजिक लोग जो हैं भय को पैदा करते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं कि ये असभ्य लोग हैं, इन्हीं को कहते हैं ये नासमझ लोग हैं। चाहे भले वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाएं, यदि वो कोई एमएलए हो जाए, है ना, कोई बहुत बड़े पैसे वाले हो जाएं, लेकिन यदि उनमें सभ्यता का विकास नहीं होता है तो उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, या जो उनका जो पद होता है उसका दुरुपयोग होता है, और बौद्धिक क्षमताएं जो हैं वो इसी काम में लगती हैं, और इस प्रकार वो अपने को स्वयं को दुखी कर लेते हैं और समाज को भी दुखी करते हैं, अपने परिवार को दुखी करते हैं। और राज्य में जब ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं तो राज्य में मुकदमे का भार जो है राज्य के ऊपर आ जाता है, और फिर राज्य को ऐसे व्यक्तियों से निपटने के लिए एक सिस्टम को विकसित करना पड़ता है, जिसको हम लोग दंड विधान कहते हैं, जिसको हम आईपीसी कहते हैं, सीआरपीसी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कानून का राज्य जिसको कहते हैं। कानून का प्रयोग करना पड़ता है, डंडे का प्रयोग करना पड़ता है, और इसमें सफलता नहीं मिलती है। अल्टीमेटली आदमी डंडे से नहीं समझदार होता, शिक्षा से ही समझदार होता है। इसलिए सबसे अहम भूमिका जो है वो शिक्षा की और शिक्षा संस्थाओं की होती है। मुझे लगता है कितनी और बात अपनी कंक्लूड करता हूं मैं, क्योंकि आप अमर भाई, मैं थोड़ा कंक्लूड करूं ना अभी, जितना आपने समय आवंटित किया था उसके दृष्टिकोण से। जी जी भाई साहब, आप समाप्त कर लें क्योंकि बहुत से लोग अभी जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो तो मैंने ये कहा कि जिसको अपन कहें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में यही है कि ये तीनों आयाम हमारे परिपक्व होना चाहिए। बौद्धिक आयाम, जिसको हम लोग समझदारी का क्षेत्र कह रहे हैं, जिसमें फिलॉसफी हैं, आइडियोलॉजीज हैं, जिसमें मीमांसाएं हैं, ये सब बौद्धिक क्षेत्र है मानव का। इसमें परिपक्वता आना चाहिए, इसमें एक समझ विकसित होना चाहिए। दूसरा जो एरिया है जिसको हम कह रहे हैं व्यवहारिक सामाजिक क्षेत्र, व्यवहारिक सामाजिक क्षेत्र का मतलब है हम अपने साथ जी सकें, है ना, हम परिवार में संबंधों में जी सकें, अपने बच्चे, परिवार, माता पिता, सब मित्रों के साथ, और समाज में जी सकें। हमको राष्ट्र में कैसे जीना है, राष्ट्र में अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करना है, इसकी समझ हो, है ना। यदि ये समझ नहीं होती है तो हम अपराध और शोषण में फंसते हैं जाके। और मैंने देखा है कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियन होते हैं, यदि उनमें सामाजिकता की समझ नहीं होती है, अपने परिवार में जीना नहीं आता है, और फिर यदि वो किसी बड़े पद पे पहुंच जाते हैं तो वो अपराध और शोषण में लगते हैं, और उनको भी यही लगता है कि बहुत पैसा संग्रह कर लेने से कोई सामाजिक प्रतिष्ठा बनती है। मैंने तो ऐसा देखा है कि ज़्यादातर राजनेताओं के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति समाज में देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनेताओं में सामाजिकता की समझ नहीं है।
सामाजिकता की समझ नहीं है और ऐसा मान लिया है कि धन से आदमी सुखी होता है। धन का जो उपयोग है वो केवल आदमी के शरीर के पोषण संरक्षण के लिए होता है, जबकि सुख का संबंध होता है समझदारी पूर्वक जीने से होता है। यदि आदमी समझदारी पूर्वक जीता है तो कम पैसे वाला व्यक्ति भी सुखी होता है, और यदि किसी आदमी के अंदर समझदारी नहीं है तो वो यदि धन के पहाड़ के ऊपर भी बैठा हुआ है तब भी दुखी रहता है। मैंने ऐसे बहुत सारे समृद्ध लोग माने जाने वाले लोगों को बहुत दुखी स्थिति में देखा है, जो जिनको हम कहें कि जो सुविधा संग्रह के पहाड़ के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो भी दुखी रहते हैं क्योंकि उनको सामाजिकता की समझ नहीं रहती है। मुझे लगता है कि मैंने जीवन के बहुत सारे आयामों को आपके सामने जो है रखा है, शायद आप सबके लिए उपयोगी होगा। आप सब ने मुझे सुना और उसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों का, विशेष रूप से जो पढ़ के निकले हुए हैं, आपके एलुमनी हैं और एक जिम्मेदारी की जगह पर है, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबको धन्यवाद देता हूं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि वो बहुत अच्छे तरीके से सामाजिक जीवन का निर्वाह करेंगे, अपने जीवन में सफल होंगे, अपने माता पिता को, परिवार के सदस्यों को सुखी रखेंगे और समाज को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे। और इसी के साथ मैं प्रोफेसर डॉक्टर GS रोहित जी का आभार व्यक्त करता हूं, डॉक्टर इमराना जी जो समन्वयक हैं आज के इस कार्यक्रम की, और डॉक्टर अमर जैन जो आयोजन समिति के सचिव हैं, इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। आपने आज जो बात कही वो बहुत ही